नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। चाहे वो पीसीएस हो, आरओआरओ हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, पुलिस हो, एसएससी, पैट, टेट, किसी भी प्रकार का वनडे एग्जाम हो जिसमें भी जीएस पूछी जाती है, उसके लिए हमारा सेशन काफ़ी हेल्पफुल होता है। हेल्पफुल इसलिए होता है क्योंकि दोस्तों हम लोग पहले थ्योरीज बहुत अच्छे से उसमें मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे करते हैं उसी तरीके से पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यूज लगाते हैं, फिर वन लाइनर लगाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारा पिछला सेशंस नहीं देखा होगा, पिछले सेशंस में जाकर के देखिएगा, इसी प्रकार से सारे सेशंस को कवर कराया गया है। तो दोस्तों हम लोग पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे। पॉलिटी में आज हम लोगों का सर्वोच्च न्यायालय का चैप्टर है जो कि नया चैप्टर है। भाग 5 के अंतर्गत अध्याय 4 आता है, उसी में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन किया गया है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सर्वोच्च न्यायालय, जो कि हमारे संविधान में अनुच्छेद 124 से 147 तक वर्णित है और हमारे संविधान के भाग 5 में आता है और अध्याय 4 के अंतर्गत आता है। इसके पहले हम लोग अध्याय पढ़ चुके हैं, अध्याय 1 पढ़ चुके हैं कार्यपालिका, जिसमें अनुच्छेद 52 से 78 राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री वगैरह इसमें आते हैं। उसके बाद संसद आते हैं अध्याय 2 में। संसद अनुच्छेद 79 से 122 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। उसके बाद अध्याय 3 आता है अध्यादेश, राष्ट्रपति के द्वारा जारी किया जाने वाला अध्यादेश या राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हम लोग पढ़ चुके हैं अनुच्छेद 123 के तहत। अब हम लोगों का ये चौथा अध्याय है संघ की न्यायपालिका, जिसको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय कहा जाता है। ये हमारे संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में आता है। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं सर्वोच्च न्यायालय, या जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, या जिसे संघ की न्यायपालिका भी कहा जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका गठन। सर्वोच्च न्यायालय का गठन दोस्तों अनुच्छेद 124 में निहित है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा, और अनुच्छेद 124(1) में यह कहा जाता है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। मतलब अनुच्छेद 124(1) में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा और जो भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। मतलब भारत में एक मुख्य न्यायाधीश होता है और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनसे मिलकर के बनता है भारत का एक उच्चतम न्यायालय, जिसको वर्णित किया गया है अनुच्छेद 124(1). और अनुच्छेद 124 में पूरे सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई है। ठीक है, और इस संबंध में विधियां कौन बनाता है, कानून कौन बनाता है? कानून दोस्तों संसद बनाती है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो कानून होते हैं उसको कौन बनाता है? संसद बनाती है। और वर्तमान में हमारे सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं जो वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ हैं, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब कुल 34 न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। और ऐसा नहीं है कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था तभी से इतनी संख्या है। जब हमारा संविधान लागू हुआ था, मतलब मूल संविधान में हमारे 8 न्यायाधीश थे, एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीश थे। लेकिन इनको समय समय पर जैसे जैसे न्यायपालिका के कार्य बढ़ते जाते हैं, उसी प्रकार से इनकी संख्या की वृद्धि भी की जाती है अन्य न्यायाधीशों की। और उसी प्रकार से जो 33 अन्य न्यायाधीशों का जो प्रावधान किया गया था, ये 2019 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2019 के अंतर्गत किया गया था। तो 2019 के बाद से पूरे भारत में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश होते हैं, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देखते हैं इनकी योग्यता के बारे में, कि योग्यता क्या क्या होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश चुने जाते हैं। पहली योग्यता तो यही होती है कि वो भारत के नागरिक होने चाहिए, भारत का एक नागरिक होता है। और दूसरी जो योग्यता होती है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, एक हमको ध्यान देना 5 वर्ष, एक ध्यान देना है 10 वर्ष। ठीक है, मतलब 5 वर्ष तक अगर वो न्यायाधीश रहा हो या 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहा हो। ठीक है, ध्यान देना है कहां पर? किसी उच्च न्यायालय में, किसी भी उच्च न्यायालय में, चाहे एक उच्च न्यायालय हो या एक से अधिक उच्च न्यायालय में, लगातार यदि वो 5 वर्ष तक न्यायाधीश के पद पर रहा हो तो वो योग्य होता है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में लगातार 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो तो वो योग्य होगा सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, ये योग्यता होती है। और चौथी योग्यता क्या है? राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। ठीक है, तो इन सब चीजों की योग्यता अनिवार्य है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए। ठीक है, ध्यान देना है 5 वर्ष और 10 वर्ष, क्योंकि न्यायाधीश है, बड़ा पद होता है, तो 5 वर्ष इसके लिए काफी किया गया है। अधिवक्ता चूंकि न्यायाधीश से कमतर होता है, इसीलिए यदि अधिवक्ता है तो उसे 10 वर्ष की योग्यता होने, 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान देना है।
अब हम लोग देखते हैं कार्यकाल। कार्यकाल सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल 65 वर्ष होता है, मतलब 65 वर्ष की आयु तक होता है, 65 वर्ष नहीं होता है, मतलब अगर वो 65 वर्ष की आयु जब तक नहीं प्राप्त करते हैं तब तक वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बने रहते हैं, जब से नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। और वेतन इनका देखते हैं हम लोग। वेतन मुख्य न्यायाधीश का जो वेतन होता है वो 2,80,000 रुपए प्रति माह होता है, और अन्य न्यायाधीशों का जो वेतन होता है वो 2,50,000 रुपए प्रति माह होता है। ये चीज ध्यान देनी है। और वेतन भत्ते और पेंशन ये किस पर आधारित होते हैं? भारत की संचित निधि पर। जब हम लोग इसका पिछला चैप्टर पढ़ रहे थे संसद का, जिसमें बजट और वार्षिक वित्तीय विवरण पढ़ रहे थे, उसमें भी इन सब चीजों का अध्ययन हम लोग किए थे, भारत की संचित निधि का अध्ययन किए थे। ठीक है, उसमें संचित निधि पर जो भारित व्यय होता था उसके बारे में पढ़े थे कि संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं उसमें कार्यकाल के दौरान उसमें कमी नहीं की जा सकती है। ये हम लोग पहले के सेशंस में भी पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस तरीके से क्या क्या पढ़ चुके? हम लोग योग्यता पढ़ चुके, कार्यकाल पढ़ चुके, वेतन पढ़ चुके, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और अनुच्छेद 124 और अनुच्छेद 124(1) में भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, ये पढ़ चुके हैं। इन सब चीजों का प्रावधान हम लोग पढ़ चुके हैं। अब अगला आता है अनुच्छेद 124(2). 124(2) के अंतर्गत आता है न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगी। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में दिखा गया है अनुच्छेद 124(2) में। ठीक है, अनुच्छेद 124(1) में तो क्या था? भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, और अनुच्छेद 124 में क्या था? उच्चतम न्यायालय के गठन की बात की गई थी। ये चीजें ध्यान देनी है, इसी तरीके से रिवीजन होता, आगे पढ़े पीछे का पढ़ते चले जाएं। ठीक है, ये हो गया। अब न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन कौन से होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और एक अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के द्वारा, चाहे वो मुख्य न्यायाधीश हो, चाहे वो अन्य न्यायाधीश हो, चाहे वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ये चीज ध्यान देनी है। ठीक है, ना कि अधीनस्थ जिला न्यायालयों की। जिला न्यायालय में अलग हिसाब किताब आ जाएगा। ठीक है, वो अलग से देखेंगे जब जिला न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे। अभी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में हम लोग ये ध्यान देंगे कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति इसके लिए परामर्श लेते हैं। परामर्श किसका लेते हैं? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का लेते हैं, लेकिन सबसे नहीं लेते हैं। जिनसे उपयुक्त समझते हैं सिर्फ और सिर्फ उन्हीं से परामर्श लेते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में। लेकिन सामान्यतः ये देखा जाता है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं या सीजीआई होते हैं या भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति में वरिष्ठता की परंपरा अपनाई जाती है। जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनको भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज देखते हैं। अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति अनिवार्यतः परामर्श लेते हैं मुख्य न्यायाधीश से। अब सीजीआई जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, इनकी नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श लिया जाता है, और अमूमन वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं उनको नियुक्त किया जाता है। लेकिन जो अन्य न्यायाधीश होते हैं, ये जो 33 न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति में सीजीआई का परामर्श लिया जाता है। ये ध्यान देना है। ठीक है, ये नॉर्मल सी भी आप हल्का सा इसको देखेंगे समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखते हैं जो 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, इसके बारे में 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे की जाती है? 1993 से कोलेजियम प्रणाली एक अपनाई गई थी, उसके माध्यम से 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। और इस कोलेजियम में दोस्तों 1+4 न्यायाधीश होते हैं। एक न्यायाधीश सीजीआई होते हैं, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं, और इन्हीं के परामर्श पर राष्ट्रपति जो होता है इन 33 न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं कोलेजियम व्यवस्था के। और 1993 से कोलेजियम व्यवस्था का प्रावधान हमारी संवैधानिक प्रणाली में आया। लेकिन कोलेजियम व्यवस्था क्या होती है, इसके लिए एक अलग से स्पेशल क्लास लाएंगे, उसमें बहुत अच्छे तरीके से हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। कोलेजियम प्रणाली क्या होती है, इसकी कार्य प्रणाली क्या होती है। ठीक है, ये पूरा पढ़ेंगे। अभी बस इतना जान लेते हैं कि जो 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, इनके लिए कोलेजियम की व्यवस्था की गई है। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हम लोग देखते हैं शपथ। शपथ राष्ट्रपति के समक्ष तीसरी अनुसूची के तहत दिलवाया जाता है। अब हम लोग देखे होंगे, अगर पिछले जो डीवाई चंद्रचूड़ जो थे, ये जब शपथ ले रहे थे तो इनको शपथ कौन दिलवाया था? द्रौपदी मुर्मू जी ने दिलवाया। ठीक है, ये चीज अगर हम लोग सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे कहीं भी देखे होंगे तो ये चीज देखे होंगे। तो राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाता है न्यायाधीशों को, और किसके तहत? तीसरी अनुसूची के तहत। अब यहां पर ये ध्यान देने वाली बात है दोस्तों
तीसरी अनुसूची के तहत जब हम लोग अनुसूचियां पढ़ रहे थे तो उसमें किसको किसको शपथ दिलाई जाती है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताइएगा कि किसको किसको तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलाई जाती है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, और अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हैं तो लिखने से चीजें आपको याद होंगी, और अगर नहीं भी आपको पता होगा तो आप लोग खोजेंगे, इधर उधर पता करेंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिनको तीसरी अनुसूची के तहत शपथ दिलवाई जाती है, तो उसमें आपका ही लाभ होगा दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब ये ध्यान देना है तीसरी अनुसूची के तहत शपथ किसको नहीं दिलाई जाती है, इसको हम बता दे रहे हैं आपको। तो 60 के अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ का वर्णन है। तो अनुच्छेद 60 में जब वर्णन हो जाता है तो तीसरी अनुसूची के तहत राष्ट्रपति को शपथ नहीं दिलाई जाती है। अनुच्छेद 69 के तहत उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान किया गया है, तो तीसरी अनुसूची के तहत उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल के शपथ का प्रावधान किया गया है, इसीलिए तीसरी अनुसूची में राज्यपाल के शपथ का प्रावधान नहीं है। तो ये ध्यान देना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल जो अपने शपथ ग्रहण करते हैं तीसरी अनुसूची के अनुसार नहीं करते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। और तीसरी अनुसूची के अनुसार जो भी शपथ ग्रहण करते हैं वो अपनी पद एवं गोपनीयता की शपथ को ग्रहण करते हैं, ये ध्यान देना है। ठीक है, अब इनको नियुक्ति हो गई है, इनकी योग्यता हम लोग पढ़ लिए, इनका शपथ ग्रहण भी पढ़ लिए। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन की बात की गई थी। अनुच्छेद 124(1) में बताया गया है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 124(2) में बताया गया न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अब हम लोग देखते हैं पद मुक्ति। अनुच्छेद 124 के 4 में है पद मुक्ति, मतलब शपथ हो गया, नियुक्ति हो गई। अब हम लोग देखते हैं वेतन भत्ते हो गए, अब हम लोग देखते हैं इनकी पद मुक्ति कैसे की जा सकती है। अब पद मुक्ति के लिए दो चीजें हैं, या तो कोई खुद से त्यागपत्र दे दे या तो हटाया जाए उनको। अगर वो खुद से त्यागपत्र देते हैं तो राष्ट्रपति को देते हैं अपना त्यागपत्र, क्योंकि राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेते हैं तो राष्ट्रपति को ही ये त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, ये ध्यान देना है। दूसरा, अगर वो त्यागपत्र नहीं देते हैं तो इनको हटाया जाता है। हटाया जाता है अनुच्छेद 124(4) के तहत। और किसके द्वारा हटाया जाएगा? जिसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जा रहा था, तो राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने मन से हटा देंगे, सपना आया हटा दिए, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति कब हटाएंगे? जब संसद द्वारा पारित प्रस्ताव होगा, मतलब संसद जब प्रस्ताव को पारित करेगी तब राष्ट्रपति उसको हटाएंगे। ठीक है, राष्ट्रपति तब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाते हैं तब जब संसद के द्वारा प्रस्ताव पारित होता है। और वो जो प्रस्ताव संसद पास करती है वो विशेष बहुमत से पास करती है। ठीक है, ध्यान देना है। और विशेष बहुमत से प्रत्येक सदन से पास होगा, पहले मतलब चाहे जिससे भी, चाहे लोकसभा या राज्यसभा से, या पहले राज्यसभा या लोकसभा से, लेकिन दोनों सदनों से पास होना चाहिए, वो भी विशेष बहुमत से। और विशेष बहुमत इसमें क्या है? कौन सा विशेष बहुमत है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए और उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। मतलब अगर मान लेते हैं वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है, तो सदनों के कुल सदस्य संख्या का बहुमत मतलब 543 का आधा से ज्यादा एक होना चाहिए, मतलब 50% प्लस एक होना चाहिए। और जितने उस समय उपस्थित और मतदान करने वाले होंगे उनका 2/3 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान, मतलब मान लेते हैं अगर 300 उपस्थित हैं, 300 लोग उपस्थित हैं तो इनका 2/3 होना चाहिए, मतलब 200 मत होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है ये। तो सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और बहुमत सिद्ध होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? ये जो बहुमत है ये 2/3 होना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना है। उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3 होना चाहिए। ठीक है, जब दोनों सेटिस्फाई हो जाएगा, दोनों सदनों से हो जाएगा, तब राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पदमुक्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान देना है। अब हटाया जाता है, लेकिन हटाए जाने का कुछ आधार होता है कि किस आधार पर हटाया जाएगा। ऐसा थोड़ी ना कि संसद के किसी लोगों को मतलब सपना आया तो हटा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या है प्रावधान? कि संविधान का अतिक्रमण होना चाहिए। अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उनको हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल और केवल एक ही आधार है, वो है संविधान का अतिक्रमण। ऐसे ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का केवल और केवल 2 आधार है। वो 2 आधार क्या है? एक असमर्थता है और दूसरा कदाचार है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 आधार हो गए, असमर्थता हो गया और कदाचार हो गया। यहां पर यह ध्यान देना है कि इसके संदर्भ में संसद को विधि बनाने का अधिकार है कि किस प्रक्रिया के माध्यम से इनको हटाया जाए। ठीक है, तो इसके लिए संसद ने विधि बनाया है
संसद ने बनाया है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। मतलब जो प्रस्ताव लाया जाएगा असमर्थता और कदाचार के आधार पर, जो भी प्रस्ताव लाया जाएगा इसकी एक जांच समिति होगी और वो जांच करेगी इसकी, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब क्या होगा, अगर मान लेते हैं लोकसभा है, राज्यसभा है, ठीक है, किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है इनको हटाने का, चाहे लोकसभा से चाहे राज्यसभा से। ऐसा नहीं कि पहले लोकसभा से ही लाया जाएगा, किसी भी सदन में प्रथम प्रस्ताव लाया जा सकता है। जैसे धन विधेयक केवल और केवल लोकसभा में पूरा स्थापित किया जा सकता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लोकसभा में लाया जा सकता है, ये ध्यान देना है। लेकिन ये ध्यान देना है, अगर हटाने का प्रस्ताव लोकसभा से लाया जाता है तो 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। ऐसा नहीं है कि किसी लोकसभा के एक सदस्य का मन किया, सपना आया, चलो हटाते हैं न्यायाधीश को, हटा दिए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम 100 सदस्य सहमत होने चाहिए, 100 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर पर लाया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही राज्यसभा में 50 सदस्यों के हस्ताक्षर पर प्रस्ताव लाया जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं किसी सदन में प्रस्ताव लाया गया, मान लेते हैं राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया, तो राज्यसभा में जब प्रस्ताव लाया जाएगा 50 सदस्यों पर, तो तुरंत नहीं उस पर मतदान होगा, 50 सदस्यों का हस्ताक्षर होगा, फिर हस्ताक्षर के बाद प्रस्ताव पारित करने से पहले जांच होगी, और जांच होगी उस पर कि प्रस्ताव जिस उद्देश्य से लाया गया है, असमर्थता और कदाचार के आधार पर लाया गया है, क्या यह वास्तविकता में सही है, तब जाकर के सदन में प्रस्ताव पेश होगा, ठीक है, ये ध्यान देना। मतलब प्रस्ताव पारित करने से पहले उस पर जांच होगी, जांच के लिए अध्यक्ष या सभापति जांच समिति का गठन करते हैं। मतलब अगर लोकसभा में प्रस्ताव प्रथमतः लाया गया है तो लोकसभा अध्यक्ष जांच समिति का गठन करते हैं, और अगर राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो राज्यसभा के सभापति जांच समिति का गठन करते हैं, ठीक है। और उस जांच समिति में 3 सदस्य होते हैं, ये ध्यान देना है। उस जांच समिति में कितने सदस्य होते हैं, 3 सदस्य होते हैं। कौन होते हैं, CJI होते हैं, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन कब होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस जांच समिति के सदस्य तभी होंगे जब इन 33 न्यायाधीशों में से किसी को हटाने का प्रावधान शामिल होगा। लेकिन अगर खुद ही CJI को हटाने का प्रावधान प्रस्तुत किया गया है तो सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे, ठीक है, ये ध्यान देना। यहां पर CJI और वरिष्ठतम न्यायाधीश 2 हो सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होंगे, ठीक है, दूसरे हो गए, और एक पारंगत विधिवेत्ता होते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की, ऐसे नहीं किसी का भी मन कर जाएगा हटा दे तो हटा दे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। तो पारंगत, तो जांच समिति 3 सदस्यों की होगी, CJI या वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। अब यहां से देखते हैं, समिति गठित हो गई, समिति जांच करेगी, जांच के बाद समिति या तो निर्दोष पाएगी या तो दोषी पाएगी। अगर निर्दोष पाती है तो वहीं समाप्त, अगर दोषी पाती है, अगर दोषी पाती है मतलब अगर निर्दोष पाती है तो प्रस्ताव खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर दोषी पाती है तो दोषी होने पर प्रस्ताव सदन में लाया जाएगा। अगर दोषी, जांच समिति ने दोषी पाया तब जाके प्रस्ताव लाया जाएगा सदन में, और अगर सदन में प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया तो दूसरे सदन में जाएगा, और दूसरे सदन में अगर प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो गया तो जाकर के राष्ट्रपति उनको हटाते हैं। मतलब कितनी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब किसी भी स्टेप पर अगर प्रावधान फेल होता है तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का कार्य वहीं विफल हो जाता है। जैसे मान लेते हैं अगर लोकसभा में 100 सदस्य नहीं आए तो विफल हो गया, ठीक है। अगर लोकसभा में जांच समिति नहीं पाती है, उनको जांच समिति निर्दोष पाती है तो यहां विफल हो गया। अगर फिर मान लेते हैं यहां दोषी पाई तो फिर क्या होगा, लोकसभा में प्रस्ताव पास होगा और 2/3 विशेष बहुमत, 2/3 और 50% से अधिक अगर नहीं होता है तो वहां विफल हो गया, ठीक है। फिर अगर मान लेते हैं किसी तरीके से वहां सफल होता है फिर राज्यसभा में आएगा, अगर राज्यसभा में विफल होता है तो खत्म हो जाएगा, ठीक। अगर राज्यसभा में सफल हो जाता है तो जाकर के राष्ट्रपति उनको हटाते हैं। इतनी लंबी चौड़ी प्रक्रिया है, इतनी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब यहां ध्यान देना है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने, ये हो गया उनको हटाने का प्रावधान सब। अब सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अगर अवकाश मतलब 65 वर्ष के बाद जब अवकाश प्राप्त कर लेते हैं तो भारत के किसी भी न्यायालय में या किसी भी अधिकारी के सामने वकालत नहीं कर सकते हैं। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है।
मतलब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कार्यकाल खत्म होने के पश्चात या अपना अवकाश ग्रहण करने के पश्चात वो ना तो किसी न्यायालय में अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ना ही किसी अधिकारी के सामने अपनी वकालत कर सकते हैं। ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देख लेते हैं सर्वाधिक कार्यकाल वाले कौन से न्यायाधीश रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश वो रहे यशवंत वाई चंद्रचूड़, मतलब यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, मतलब वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ जी है ना, तो ये इन्हीं के पिताजी थे। ठीक है, ध्यान देना है। इनका कार्यकाल 1978 से 1985 तक, ठीक है, ध्यान देना है, मतलब लगभग 7 साल था। ठीक है, ध्यान देना है। और सबसे कम कार्यकाल किसका था? तो कम कमल नारायण सिंह का था। कम कमल नारायण सिंह का था। कितना? 17 दिन था। इनका 7 साल, तो इनका 17 दिन हो गया है कि नहीं? कितना मिल रहा है याद करने के लिए। ठीक है, तो इसी तरीके से चीजें हमको याद खुद कराती हैं कि हमको याद कर लो। ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक चीज देखते हैं, लोकहित मुकदमा मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी लाया गया था। वो उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती थे। पीएन भगवती के काल में ही, पीएन भगवती जब मुख्य न्यायाधीश थे तो इन्हीं के समय में ही लोकहित मुकदमा लाया गया था। अब लोकहित मुकदमा या पीआईएल क्या होता है, इसके बारे में स्पेशल क्लास लाएंगे जब महत्वपूर्ण शब्दावलियां पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित। ठीक, और उसके पहले हम लोग कॉलेजियम व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ये हो गया मुख्य न्यायाधीश। अब देखिए दोस्तों, हम लोग किसी प्रकार की कोई फालतू बात नहीं करते हैं। ठीक है, इसीलिए शायद कम पसंद आता होगा लोगों को। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की जो बैठक होती है दिल्ली में होती है, लेकिन दिल्ली के अतिरिक्त किसी स्थान पर भी, अन्य स्थान पर भी बैठक हो सकती है। और वो बैठक निर्धारित कौन करते हैं? मुख्य न्यायाधीश निर्धारित करते हैं, मतलब सीजेआई करते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं। लेकिन अपने मन से नहीं करते हैं, राष्ट्रपति की स्वीकृति लेकर के सर्वोच्च न्यायालय की बैठक किन्हीं अन्य स्थान पर बुला सकते हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर बुलाया गया है? तो हुआ है दोस्तों, हैदराबाद में बुलाया गया है और श्रीनगर में भी इस प्रकार की बैठकों का आयोजन किया जा चुका है। ये चीज ध्यान देनी है। तो दोस्तों, हम लोग आज के सेशन में इतना पढ़ लिए हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय का गठन, अनुच्छेद 124(1) भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा, अनुच्छेद 124(2) न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पढ़ लिखी है, अनुच्छेद 124(4) पद मुक्ति, और इसी के साथ साथ इनकी योग्यताएं, इनके शपथ के बारे में विस्तार से इधर उधर की सब चीजों का अध्ययन किया। अब देखिए, इनके शपथ के बारे में हम लोग पढ़े। अब तीसरी अनुसूची अगर आपने पढ़ी होगी हमसे, तो आप लोगों को पता होगा कौन कौन से लोग इसमें तीसरी अनुसूची में शामिल होते हैं, तो वो आपका रिवीजन हो गया होगा। और 60, 69, 159 हमने बता दिया। तो इसी तरीके से मल्टीपल टाइम्स रिवीजन होता है। ये नहीं कि पहले चैप्टर से, मतलब पहले पन्ने से पढ़े, आखिरी पन्ने तक गए, 100 पन्ने तक, फिर उसको धर दिए, फिर 6 साल 6 महीने बाद चीजें फिर खोलें, पता चला जो पढ़े थे भूल गए। तो इस तरीके से रिवीजन नहीं होता है, और इसी तरीके से लोग रिवीजन करते हैं अमूमन, इसीलिए उनको लग जाता है 4-5 साल तैयारी करते हुए, और एक भी आर्टिकल उनको ढंग से नहीं याद होता है, एक भी चीज उनको याद नहीं। हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू भी दिया, तो इसमें दोस्तों इन सब चीजों का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी इस तरीके के रिवीजन की। इसलिए हम आपको बताते हैं, आप लोग भी इसी तरीके से रिवीजन किया करिए। और इसके बाद हम लोग एमसीक्यूज लगाते हैं, फिर 1 लाइनर लगाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए बहुत अच्छे तरीके से। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।